नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के बिताने के लिए आपके साथ मैं हाजिर हूँ, आपकी दोस्त ज्योत्सना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम खास तौर पर होता है ख़वातीन के लिए और हमारा मकसद है आपको नई जानकारियाँ फराहम कराना, जिससे आप उन जानकारियों से फैज़याब हो सके। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के शुमारे की शुरुआत करते हैं। तो आइए नाजरीन, आज के शुमारे की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने हर एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। लेकिन अपने आज के इस शुमारे में हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जो कि अपने आप में ही एक मोटिवेशनल स्टोरी है। जी हाँ, आइए मुलाकात करते हैं एफएम की दुनिया की बेहद नामचीन शख्सियत से, सिमरन कोहली, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सिमरन जी, खैर मकदम आपका हमारे थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज्योत्सना जी, इट्स वंडरफुल टू बी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए फिर जानते हैं कि किस तरीके की जो है वो इनकी जर्नी रही, चाहे एफएम की दुनिया में हो या फिर आपकी अगर हम पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करना चाहें, क्योंकि बहुत से हमारे जो इस वक्त नाजरीन हैं वो जानना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि आज तक सिर्फ रेडियो पर उन्होंने आपको एक आवाज़ के तौर पर सुना है और आज वो आपको अपने सामने जो है वो देख रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ। कहानी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी कहानी है। अक्सर कहानियाँ छोटी होती हैं। एक छोटे शहर की लड़की एक बड़े शहर में आती है और कुछ करने की चाह होती है तो कुछ कर जाती है जी। बस इतनी सी है हमारी कहानी। मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ से मैं दिल्ली आई थी 95-96 में, जब मैंने अपना एमए इन मास कम्युनिकेशन किया जामिया से, और तब मन था फिल्म मेकर बनने का। जी, तो बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि आप एक छोटे शहर से आई और एक बड़े शहर के अंदर आना बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि हम किस तरीके से कोप कर पाते हैं वहाँ पर, वहाँ के लोगों के साथ, ये भी जो है वो जानना समझना बेहद ज़रूरी है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी थी वो किस तरीके की रही। आपने बताया आप लखनऊ से आई हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स देखे लखनऊ और दिल्ली के अंदर, कितना जो है वो आपने यहाँ पर डिफरेंस देखा? अब देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस तो कल्चर का था, लैंग्वेज का था, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वो नवाबों का शहर है, हम आप, और यहाँ पे आके सडनली वो तू तड़ाक वाली भाषा जो है ना, वो उससे अभी भी एडजस्ट करना मुश्किल होता है। उल्टा हमारा मजाक उड़ाया जाता है। अभी भी जब हम कहते हैं कि हम आ गए तो सब कहते हैं बाकी कहाँ हैं। सो ऑफ कोर्स कल्चरल शॉक तो लगा ही लगा था। ऑल्सो जो बड़ा शहर होता है वहाँ लोग इतने क्लोज निट नहीं होते हैं, दे रियली डोंट केयर अबाउट यू, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि सब कुछ खुद ही करना है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दैट इज़ वन प्रॉब्लम। बट हाँ, द गुड थिंग वॉज कि आई वॉज एट एन इंस्टीट्यूशन मास कम्युनिकेशन विच वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो उसने हमारा पूरा जो व्यू पॉइंट होता है ना दुनिया को देखने का, इसीलिए लोग कहते हैं पढ़ाई इतनी ज़रूरी होती है कि आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका हर चीज़ के प्रति जो नज़रिया होता है वो टोटली बदल जाता है। सो मास कम्युनिकेशन डिड दैट टू मी सो मच सो कि जब मैंने रेडियो भी चुना था, मैंने ऐसे टाइम पे रेडियो चुना जब रेडियो में कुछ भी नहीं हो रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट 96-97। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि मतलब फिर मास कम्युनिकेशन करने की क्या ज़रूरत थी। बट वो एक कहावत है ना, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। दैट वाज द टाइम व्हेन प्राइवेट एफएम हैपेंड। 2001 में पहला प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन आया and I was lucky to be associated with रेडियो मिर्ची। रेडियो मिर्ची के साथ रही, एंकरिंग शुरू की। अच्छा, एंकरिंग के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अमिताभ बच्चन में और मुझ में एक चीज़ कॉमन है। पूछे क्या? जी, क्या? हाइट तो हो नहीं सकती। नहीं, एज भी नहीं है। हम लोग में कॉमन ये है कि हम दोनों को ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट किया गया था। तो जब मैं पहली बार अपना वॉइस टेस्ट देने गई ऑल इंडिया रेडियो, और ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो मेरा इमीडिएटली रिजेक्शन हो गया था। पूछे क्यों? क्योंकि जब मैंने करना शुरू किया ऑल इंडिया रेडियो में, 95-96 की बात कर रही हूँ, तो तब एंकर्स कैसे बोलते थे मैं आपको बोल के बताती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज हम आपका फेवरेट गाना सुनाएंगे, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अच्छा, तो ये बोलने का लहजा हुआ करता था, विच वॉज वेरी स्वीट। मैं आई, मेरा जब टेस्ट हुआ,
लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द दिल्ली सिटी, नहा धोकर पाउडर लगाकर आ गई है 56 छुरी गुल बदन। क्या आप मुझे यही बुलाना चाहेंगे? एक्चुअली यू कैन कॉल मी वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आपका दिल करे। अब जब ये ऑल इंडिया रेडियो वालों ने सुना तो रिजेक्शन होना ही था इमीडिएट। लेकिन हमारे एक गुरु हुआ करते हैं जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ, दीपक चिब्बर, हु वॉज द ब्रेन बिहाइंड ऑल इंडिया रेडियो FM। ही समहाउ लाइक्ड इट, ही सेड नहीं कुछ तो डिफरेंट है। तो उन्होंने काफ़ी लड़ाई झगड़ा करके मुझे 3 महीने सिर्फ ट्रायल पर रखा गया था कि अगर 3 महीने में ये सुधर गई तब तो ठीक है, नहीं सुधरी तो ऑफ कोर्स हम नहीं सुधरे, लेकिन FM बिगड़ गया। सो या, तो यू नो व्हाट आई वांट टू से बाय दिस इज कि अपने आप पर भरोसा बहुत जरूरी है, अपनी छाप छोड़नी बहुत जरूरी होती है। एग्जैक्टली जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स हैं हु वांट टू बिकम एक्टर्स, सिंगर्स, मिमिक्री आर्टिस्ट। वो हमेशा दूसरों को फॉलो करते हैं कि भाई ये फेमस है, चलो इसे कॉपी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आप अपने आप में यूनिक हैं। जो आप है ना वो कोई और नहीं है। यू जस्ट नीड कॉन्फिडेंस एंड यू नीड टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड। कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना जो कुछ भी परोसेंगे, अगर मेहनत करके करेंगे तो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। सो बी ओरिजिनल, बी यू। बिल्कुल, जैसे कि आवाज की दुनिया में कहा जाता है कि हर एक आवाज जो है वो यूनिक है, हर एक आवाज जो है वो खूबसूरत है, बस आपको उसको किस तरीके से पेश करना है वो आपको जरूर आना चाहिए। तो आज हम जान रहे हैं यहाँ पर आरजे सिमरन की जो लाइफ स्टोरी है उसके बारे में, किस तरह की उनकी जर्नी जो रही, किस तरह के अप्स एंड डाउन्स एज अ वुमेन आपने रेडियो इंडस्ट्री में देखे। क्योंकि जब हम प्राइवेट FM की बात करते हैं सिमरन जी, तो देखने को मिलता है नाइट शिफ्ट्स भी जो है वो लगती हैं और रात से लेकर सुबह तक की शिफ्ट्स होती हैं। दिल्ली जैसे शहर में अगर हम बात करें और उस समय की बात करें 2001 की, तो क्या किसी तरीके की कोई डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की? बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त हमें देख रही हैं, क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये ज़्यादातर हमारी जो ख़वातीन हैं उनके लिए होता है। बहुत से नाजरीन हैं इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या बताना चाहेंगी? क्या किसी तरीके का कोई डर आपके मन में, कभी अगर आपको अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स करनी पड़ती थी या कभी अगर आपको नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ती? ओके, तो मैं 2 चीज़ बोलूँगी। पहला तो ये कि आई वॉज वेरी लकी टू बी एसोसिएटेड विद द रेडियो इंडस्ट्री। इट इज़ रियली वेरी वेरी सेफ टिल डेट। तो अगर हमारी लेट नाइट शिफ्ट्स होती थी, इवन ऑल इंडिया रेडियो, या अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स होती थी तो गाड़ी आती थी, गाड़ी छोड़ने जाती थी, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। आई टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम वाज। मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की, जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो हमने PG लिया। PG में ये होता था कि रात के 2 बजे आ रही हैं, 3 बजे आ रही हैं, ये क्या करती हैं, ये कहाँ जा रही हैं। तो लोगों का हमेशा से कुछ ना कुछ टिप्पणी रहती है, कुछ ना कुछ कमेंट्स रहते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। मेरा ये मानना है कि आप अगर सही कर रहे हैं, आप अगर मेहनत कर रहे हैं और आपके सामने एक गोल है, तो फिर लोगों की बातों को आपको कम्प्लीटली नज़रअंदाज करना पड़ेगा। इट्स ईजियर सेड देन डन। ऑफ कोर्स दैट वाज वन प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री की मैं आपको बताती हूँ, रेडियो इंडस्ट्री की। दुनिया में कहीं भी रेडियो इंडस्ट्री में 2 मेन शोज़ होते हैं, एक मॉर्निंग होता है, एक इवनिंग होता है, जिसे प्राइम टाइम कहते हैं। दुनिया में कहीं भी प्राइम टाइम शोज़ फीमेल वॉइस में नहीं होते हैं। तो इंडिया में आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू फाइट फॉर इट एंड टू स्टार्ट इट। और 15 साल तक मैंने मॉर्निंग शो किया है। और आज आप देख लीजिए दिल्ली में एटलीस्ट 2-3 फीमेल RJs हैं जो मॉर्निंग शो कर रही हैं। सो आई एम हैप्पी कि मैंने एक ढांचा तोड़ने की कोशिश की कि नहीं, एक मेल वॉइस, बिकॉज दैट्स अ डोमिनेंट वॉइस, और मॉर्निंग के लिए आपको एक मेल वॉइस चाहिए। आई ब्रोक दैट। एंड द गुड थिंग इज कि सिर्फ मुझे को फायदा नहीं हुआ, मेरे बाद अब जो लोग आ रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इजी, बिकॉज मुझे बार बार टेस्ट देना पड़ता था, मुझे बार बार कहा जाता था कि नहीं, फिर से बोल के सुनाइए, कुछ और बोल के सुनाइए, कैसे करेंगे। बट मैं डटी रही, मैं लड़ती रही, और अल्टीमेटली आई गॉट द मॉर्निंग शो एंड देन आई डिड इट। तो अगर आपके बचपन की हम बातें जानना चाहें, तो जिस तरीके से अभी आप अपने यहाँ पे स्टोरी हमें बता रही हैं, तो क्या आप शुरू से ही इतनी बोल्ड रही हैं? शुरू से ही आपने क्या अपनी आवाज़ उठाने की या अपनी बात आगे रखने की जो है वो हिम्मत रखी है? देखिए, मेरी जो अपब्रिंगिंग है दैट इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी यूनिक। यूनिक कैसे? माय मदर इज अ क्रिश्चियन, माय फादर इज एन अफगानी, एंड आई हैव मैरिड अ सरदार। ओह ग्रेट। तो ये जो कल्चरल असिमिलेशन हुआ है मेरे अंदर, that has really helped me. So I have the best of all the worlds, number one. Number two, I was the eldest born,
एंड हमारे जो फादर थे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ही वाज अ वेरी लिबरल मैन. ही वाज एन अफगानी Being an मुस्लिम. Afghani, he was यस liberal. यस. Oh, great. मैं जब 6th क्लास में थी उन्होंने मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया था. साथ में बैठ के ऑफ कोर्स मैं चलाती थी. एंड आई वाज कंसिडर्ड टू बी द बॉय ऑफ द फैमिली. तो जो जैसे करना चाहें, जहाँ करना चाहें, कभी किसी चीज़ की कोई हमारे ऊपर बंदिश नहीं रही. कोई ऐसा ज़बरदस्ती किसी रूल को फॉलो करने का वो नहीं रहा. तो शुरू से ही आदत हो गई अपने रास्ते चुनने की, अपना डिसीजन लेने की. एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी. तो सिमरन जी, हमने आपकी वेट लॉस जर्नी के बारे में भी काफ़ी कुछ सुना है और हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन हम तक ना रहे, जो हमारे नाजरीन इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन तक भी ये जानकारी जो है वो पहुंचनी चाहिए. किस तरीके की वेट लॉस आपकी जर्नी रही है, क्या था, क्या कहानी बताएंगे इसके बारे में? तो मैं ये बताना चाहूँगी, और मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ कि मैं शो ऑफ करना चाहती हूँ. मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि एट दिस एज, मतलब आई एम इन माई 50s, अर्ली 50s, और मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है अपनी एज बताने में, बिकॉज यू शुड एंजॉय गेटिंग ओल्डर एंड यू शुड एम्ब्रेस योरसेल्फ. एग्जैक्टली. सो इस एज में आकर क्या होता है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि 40 के बाद आप तो मोटे हो ही जाएंगे, वज़न तो बढ़ ही जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आप वेट लॉस नहीं कर सकते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि मैं सबको ये बताऊँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है. सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड. जब कोरोना आया 2019, 18-19 में, तब तक आई वाज ऑलरेडी अराउंड 65-66. शादी से पहले मैं हमेशा 54-53 kgs रही हूँ, जो मेरे हाइट के हिसाब से ठीक है. बट मैंने 65 से समझौता कर लिया था कि अच्छा चलो ठीक है, अब ऐसे ही रहना है. कोरोना के दौरान 2 साल, 19, 20, 21, अर्ली 21, आई वाज 85. 85 kgs. मतलब 85 kgs में क्या होता है कि आप चल नहीं सकते हैं, आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, आप थोड़ा सा घूमेंगे आपकी सांस फूलने लगेगी. अच्छा, मैं कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ, मैं जामिया में रेडियो की प्रोफेसर हूँ. अब सीढ़ी चढ़ के आप जब तक क्लास में पहुँच रहे हैं, आपने हाफना शुरू कर दिया. आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आप उठ नहीं पा रहे हैं. कहने का मतलब ये कि इट्स नॉट जस्ट हेल्थ इश्यूज दैट यू फेस, बट आपकी जो जनरल मोबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है. तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा. सो वन फाइन डे, ऑफकोर्स ये ऐसी चीज़ें वन फाइन डे ही होती हैं. अच्छा, जो मुझे देखता था कहता था यू आर प्रेग्नेंट, आर यू हैविंग अ बेबी, कितने महीने हो गए, एंड आई यूज्ड टू से नो, आई एम फैट एंड आई एम हैप्पी, देयर इज नो प्रेगनेंसी इन्वॉल्व. लेकिन आफ्टर सम टाइम ये लगा कि कुछ करना चाहिए. सो वन फाइन डे आई वोक अप, आई सेड क्या करें. ऑनलाइन गई तो इतने प्रकार के डाइटिशियंस, डॉक्टर्स, जिम, सप्लीमेंट्स. आई सेड नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना है. सो द गुड थिंग इज, व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि 2.5 साल लगे मुझे. 2.5 साल में ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज मीन्स ओनली वॉकिंग. 1.5 घंटा रोज वॉकिंग, और खाने पे कंट्रोल. मैंने आज तक कुछ भी खाना नहीं छोड़ा है. जो मेरा खाने का मन करता है मैं वो खाती हूँ. एंड पीपल आर सरप्राइज्ड. तो मैं वीडियोस बना के डालती हूँ कि देखिए मैं बिरयानी खा रही हूँ, मैं कोरमा खा रही हूँ, मैं कबाब खा रही हूँ, मैं पनीर के पकौड़े खा रही हूँ, समोसे खा रही हूँ. बट सवाल ये उठता है कि किस वक्त खा रही हूँ और कितना खा रही हूँ. तो मेरा एक ही टाइम का प्रॉपर मील होता है, विच इज़ बिटवीन 2 to 3:30, जो मैं खाना चाहूँ. बट हाँ, क्वांटिटी कम हो जाएगी. फिर नो डिनर एट नाइट. एंड ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ अदर चेंजेस दैट you've done, जिससे कि आपको भूख कम लगे, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहे. सो अ लॉट ऑफ नट्स हो गए, रेजन्स हो गए, बादाम, अखरोट ऐसे ही इतने फेमस नहीं है. उनको खाली चेहरे पर लगाने से और बालों पर लगाने से फायदा नहीं होता, उन्हें खाने से भी फायदा होता है. सो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट अंडरस्टैंड योर बॉडी, अंडरस्टैंड योर रूटीन, अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ फूड्स यू लाइक. उनसे अलग हट के कुछ मत करिए. अगर आप वेजिटेरियन हैं, वेरी गुड. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, वेरी गुड. अगर आपको मीठा पसंद है, अगेन आई एम सेइंग वेरी गुड. कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी जिम की ज़रूरत नहीं है. सप्लीमेंट्स के बारे में तो सोचिए मत, बिकॉज 2.5 साल में जो मैंने वेट लूज़ किया है, राइट नाउ आई एम 55, आई हैव बीन मेंटेनिंग इट नाउ फॉर द लास्ट 6 months. तो अब ये है कि कभी 57 हो जाता है, 58 हो जाता है, सो आई कम बैक टू 55. I have understood what to do now, and energy, mobility, confidence, everything is like really good. तो अपनी बॉडी को समझना जो है वो बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है. आपकी बॉडी आपको खुद बता देती है कि आप
आपको कौन सा खाना जो है वो कौन से वक्त पर जो है वो सूट कर रहा है और आपको कितनी क्वांटिटी में वो खाना जो है वो लेना चाहिए। तो यहाँ पर सिमरन जी मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, आपकी वेट लॉस जर्नी की ही हम यहाँ पर बातचीत को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। लोग कहते हैं कि जैसे जब हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं हमें शुगर छोड़ देनी चाहिए सबसे पहले, और बहुत तरीके की जो बीमारियां हैं वो भी लग जाती हैं कई बार लोगों को जब वो वेट लॉस जर्नी में होते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है, लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं। तो क्या कुछ इस तरीके के नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं? ये देखिए, नेगेटिव इफेक्ट्स तब होंगे व्हेन यू गो टूवर्ड्स क्विक सॉल्यूशंस। क्विक सॉल्यूशन क्या है? किसी ने कहा इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए, मतलब आप सुबह से शाम तक कुछ मत खाइए, 5 घंटे कुछ मत खाइए, 2 घंटे खाइए, फिर 7 घंटे। देखिए ये सारी चीज़ें योर बॉडी इज़ नॉट डिज़ाइन टू हैंडल इट, राइट? सो दीज आर क्विक फिक्स सॉल्यूशंस, नंबर 1। नंबर 2, लोग क्या करते हैं, खाना छोड़ दिया, प्रोटीन शेक्स पी लिया, सप्लीमेंट्स पी लिया जिससे भूख ना लगे। अगेन दैट इज़ अ क्विक फिक्स सॉल्यूशन। योर बॉडी इज़ नॉट यूज्ड टू हैंडलिंग दैट। इसकी वजह से आपको मेडिकल इश्यूज हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर बहुत ज़्यादा आपने जिमिंग शुरू कर दी, योगा शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा बॉडी को एक्सर्ट करना शुरू कर दिया, तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। द की इज़ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। आज हमें क्या चाहिए? हमें सब कुछ अभी चाहिए, क्विक चाहिए। 1 महीने में शादी है, उसके लिए वेट लूज करना है, बस इस लहंगे में फिट हो जाएं, इस साड़ी में फिट हो जाएं। It doesn't work like that, because it will come back double, triple, and that is when you'll start having health issues. So you need to be patient with yourself. You need to take your time. और कंसिस्टेंसी, मैं बार बार कहती हूँ कि दुनिया में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। मैं सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी फील्ड देखिए, चाहे कैमरामैन हो, बिजनेसमैन हो, टीचर्स हो, ट्रेनर्स हो, डायरेक्टर्स हो, टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की कमी है। सो ऑल यू नीड इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, एंड अवॉइड ऑल द मिथ्स कि मेनोपॉज के बाद वेट नहीं आपका घटेगा। जैसे मैं बहुत सारे दोस्तों से मिलती हूँ, दे आर ओवर वेट एंड दे से यार मैं तो कुछ नहीं खाती फिर भी मेरा वेट, ये नॉर्मल लोगों का परसेप्शन है कि मैं कुछ नहीं खाती। अच्छा, कुछ नहीं खाती, उनके घर नाश्ते पे बैठे तो एक ब्रेड पकौड़ा खा लिया उन्होंने, फिर दोपहर को उन्होंने बहुत सारे चावल ले लिए और बहुत सारा कोरमा खा लिया, फिर वो कहेंगे अब मैंने इतना सही तो खाया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसमें कितनी कैलोरीज होंगी, क्या चीज़ आप कब खा सकते हैं। कमिंग बैक टू शुगर, हम लोग ने बिला वजह शुगर को बदनाम किया हुआ है। शुगर इज एब्सोल्युटली फाइन। सेकेंडली, प्लीज डोंट गो फॉर शुगर फ्री। देयर इज नथिंग कॉल्ड शुगर फ्री। शुगर फ्री इज मोर हार्मफुल। हम लोग अगेन शॉर्टकट कि मुझे चीनी ना छोड़नी पड़े तो मैं शुगर फ्री ले रही हूँ। इंस्टेड ऑफ शुगर देयर आर शुगर सप्लीमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप खांड खा सकते हैं, खांड इज शुगर केन शुगर। आप गुड़ ले सकते हैं, तो मैंने चाय में गुड़ लेना शुरू कर दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने मिठाई छोड़ दी है। जो पहले मैं हर दिन या हर दूसरे दिन मिठाई खाती थी, अब हफ्ते में 1 दिन खाती हूँ। और जब मिठाई खाई है तो लंच थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो यू नो, कॉलेज में किसी के बच्चे की शादी हुई, कुछ हुआ, मिठाई का डब्बा आया, टपाक से आपने एक उठा लिया, खा लिया। आप थोड़ा सा खा लीजिए ना। अच्छा, एक और साइकोलॉजिकल थिंग आई हैव रियलाइज्ड कि भाई नेचुरली मन करता है खाने का। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी के घर गए और वहाँ ब्रेड पकौड़ा बन रहा है, समोसा बन रहा है और आपको नहीं खाना है, लेकिन आप क्या करिए, आप थोड़ा सा पीस ले लीजिए, तो एटलीस्ट जो आपकी क्रेविंग है ना वो कंट्रोल हो जाएगी। फिर आप परेशान नहीं होंगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और उसके बाद अगर आपने तब नहीं खाया ना, तो दूसरे या तीसरे दिन आप 4 समोसे तो खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि ये मैं ऐसा कर चुकी हूँ। तो अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए जो है वो आप छोटा सा टुकड़ा वहां पर ले सकते हैं। मतलब हमें अपने आप को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है। बच्चे को चाहिए ना कुछ, जैसे टॉफीज बच्चे खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, और अगर उसके दांत में कीड़े लग गए तो डॉक्टर कहेंगे इनको कम कर दीजिए। तो आप बच्चे को कैसे बहलाएंगे? वो चॉकलेट मांगेगा तो आप उसे वीडियो गेम दे देंगे, आप मोबाइल दे देंगे, आप घुमाने ले जाएंगे, या फिर आप चेक करना शुरू करेंगे कौन सा लेस हार्मफुल है। सो स्टार्ट ट्रीटिंग योरसेल्फ लाइक अ किड। तो सिमरन जी, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, अब क्योंकि आपकी लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का एक दूसरा पड़ाव जो है, एक अलग फेज़ जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे कि आपने बताया अब आप जामिया में पढ़ाने लगी हैं, तो वो फेज़ आपका लाइफ का किस तरीके का चल रहा है? एक आरजे होने के बाद अब आप एक प्रोफेसर भी हो चुकी हैं, तो कैसा आपको फील होता है? और वहाँ के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से आपके साथ कोप अप कर पाते हैं? I think this is my golden period, because
पहले तो आपने वो काम किया जो आपने बहुत इन्जॉय किया, विच इज़ रेडियो जॉकिंग, प्रोग्रामिंग, नेशनल, क्रिएटिव, सब कुछ किया। अब आप उसी काम के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच आई फाइंड माई सेल्फ टू बी वेरी लकी कि मास कम्युनिकेशन जामिया ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि उन बच्चों को मैं पढ़ाऊँ। और मज़ेदार बात यह है कि आप यूथ से अगर जुड़े रहते हैं तो आप खुद भी यंग रहते हैं। इतने इंटेलिजेंट, इतने स्मार्ट बच्चे कि आप कुछ भी जाके नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो पलट के सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, तो आपको अपने आप को भी अप टू डेट रखना पड़ता है। जैसे आई रिमेंबर हमारे टाइम में 97, 98 की बात कर रही हूँ, जब मैं मास कम्युनिकेशन कर रही थी जामिया से, तो स्टूडियो के लिए होड़ लगी रहती थी, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, बस तलवारें निकलने रह गई थी कि हमें स्टूडियो में टाइम मिलना चाहिए, एडिटिंग का, रिकॉर्डिंग का। अब हम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि प्लीज़ जाइए, स्टूडियो खाली पड़ा है। क्योंकि अब आज की डेट में इतनी ऐप्स आ गई हैं, इतना सारा सहूलियत हो गया है बच्चों को कि वो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फ़ोन पे डाउनलोड कर लेते हैं। सो नाउ इन ऑर्डर टू टीच देम आई हैव टू कीप माई सेल्फ अब्रेस्ट, इट्स नॉट जस्ट एडिटिंग रिकॉर्डिंग इन द स्टूडियो। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से मुझे सीखने का मौका मिल रहा है इन बच्चों के साथ। तो अब यहाँ पर 7 साल हो गए हैं एंड आई वुड लव टू कंटिन्यू दिस जर्नी। और वैसे भी मुझे ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स करने का बहुत शौक़ है, क्योंकि आवाज़ की दुनिया से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं प्राइवेट FM रेडियो के साथ भी ये काम करती रहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि करती रहूँगी, क्योंकि आवाज़ कभी बूढ़ी नहीं होती। ये तो आपने बहुत ही जो है वो अच्छी बात कही है कि आवाज़ कभी बूढ़ी नहीं होती, और एक हर आवाज़ जो है वो अपने आप में ख़ास है। चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे इस वक्त देख रहे हैं और आरजे बनना चाहते हैं, कोई छोटी टिप्स अगर आप उन्हें देना चाहें तो। जी, सबसे बड़ी टिप मैं देना चाहती हूँ, जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं, एक अच्छा आरजे बनने के लिए एक अच्छी आवाज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे यंग बच्चे मुझे मिलते हैं और सबसे पहले कहते हैं कि मैम मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो मैं रेडियो जॉकी कैसे बन सकती हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। मुझे इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि मेरी आदमियों जैसी आवाज़ है, मेरी लड़कियों जैसी बिल्कुल आवाज़ नहीं है। सो इट रियली डजंट मैटर कि आप किस आवाज़ के साथ पैदा हुए हैं, किस शक्ल के साथ पैदा हुए हैं, किस पर्सनालिटी के साथ पैदा हुए हैं। वॉट यू डू विद दैट इज़ वॉट मैटर्स। कैसे आप उसको मांझेंगे, कैसे आप उसको संवारेंगे, कैसे अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे बिना किसी को कॉपी किए हुए, दैट विल टेक यू फार। तो सिमरन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना इतना वक्त दिया और इतनी बेहतरीन बातें जो हैं वो आपने हमारे नाजरीन के साथ की, अपनी मोटिवेशनल स्टोरी आपने जो है वो अपनी मुँह ज़ुबानी सुनाई, और हम उम्मीद करेंगे कि लोगों को ये स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। मैं वैसे आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ज्योत्सना, बिकॉज़ हम तभी अच्छा बोल पाते हैं जब कोई बुलवाने वाला हो। तो आपने इतने प्यार से और इतने सहूलियत से और इतने इंटेलिजेंटली सारे सवाल मुझसे किए दैट यू हैव मेड मी लुक गुड। सो थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल कमिंग हियर, होप टू बी हियर अगेन सून। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे। सुबह से थके मांदे शाम घर वापस आते ही अगर बेहतरीन गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो दिन भर की थकान दूर हो जाती है। मगर कई बार जरा सी गलती हो जाने पर खाने का जायका बदल जाता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ नुस्खे बताएंगे जिनको आजमाने से बिगड़े हुए खाने में फिर से टेस्ट आ जाएगा और आपका खाना भी बर्बाद नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दाल की। दाल में अगर गलती से नमक ज्यादा हो जाए तो इसमें उबले हुए आलू के टुकड़े या गूंदे हुए आटे की गोलियां बनाकर डाल दें। इसके बाद दाल या सब्जी को 5 मिनट तक के लिए पका लें। आटे की गोलियां नमक सोख लेंगी और खाने में नमक की मिकदार सही हो जाएगी। इसी तरह अगर रसीली सब्जी या दाल में मिर्च ज्यादा डल गई हो तो उसमें दही, क्रीम या मलाई मिला दें। ऐसा करने से खाने का तीखापन ही ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर सूखी सब्जी में मिर्च तेज हो जाए तो उसमें भुना हुआ बेसन डाल दें।
बस ऐसा करने से एक तो सब्जी का तीखापन कम हो जाएगा, साथ ही सब्जी और ज्यादा जायकेदार हो जाएगी। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का शुमारा पसंद आया होगा और आप लाजमी उससे फैज़याब हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए शुमारे में। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।